दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे सच में बहुत मज़ा आया। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी कर देना। आपके इस छोटे से काम से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी ज़रूर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी खौफनाक कहानियां आपसे मिस ना हो, इससे पहले ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। यह घटना उस साल हुई थी जब भयानक बर्फबारी हमारे ऊपर टूट पड़ी थी। हमारा ऑफिस क्रिसमस ब्रेक के लिए बंद हो गया था। हम सब एक पल के लिए रुके और बाहर देखा। सड़क धीरे धीरे बर्फ से भरने लगी थी। मैं, ब्रायन और जेक, हम तीनों केविन का इंतजार कर रहे थे ताकि हम घर के लिए निकल सकें। बिल्डिंग को लॉक करने की जिम्मेदारी उसी की थी। हम सब इस विंटर ब्रेक में कहीं घूमने जाने की बात कर रहे थे। हम सब के अलग अलग आइडियाज थे, लेकिन केविन ने कहा था कि उसके पास एक ऐसा प्लान है जिस पर सब राजी हो जाएंगे। आखिरकार वो बाहर आया और हम सब उसकी कार में बैठ गए। उसने हम में से हर एक को एक नए स्कीइंग रिजॉर्ट का पैम्फलेट थमा दिया। उस जगह का नाम हमने पहले कभी नहीं सुना था और पता चला कि वो रिजॉर्ट बिल्कुल नया था। उसके मालिकों में से एक केविन का करीबी रिश्तेदार था। ब्रायन तो तुरंत ही इस आइडिया पर फिदा हो गया। हमारे ग्रुप में वही हमेशा से प्रोफेशनल स्कीयर रहा है, लेकिन मैं और जैक अभी भी कंफ्यूज थे। फिर केविन ने बताया कि हमें डिस्काउंट मिलेगा, हमें सिर्फ आधी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इतना सुनते ही मैं और जेक भी मान गए, क्योंकि अक्सर हमारे बजट में कोई अच्छी ट्रिप मिलना मुश्किल होता था और ये डील वाकई अच्छी लग रही थी। मैंने रिजॉर्ट के बारे में और पूछा। उसने बताया कि वो पहाड़ की चोटी पर है और वहां तक सड़क जाती है। वो इलाका कभी नेटिव अमेरिकन से भरा हुआ था और उसका उनके साथ गहरा इतिहास रहा है। केविन खुद भी नेटिव अमेरिकन वंश से था, इसलिए समझ आ रहा था कि वो इस जगह को लेकर इतना उत्साहित क्यों था। हमारा 3 दिन का पैकेज था, स्कीइंग, ट्रैक्स और ढेर सारी दूसरी एक्टिविटीज। केविन खास तौर पर एक स्कीइंग प्रतियोगिता को लेकर बहुत एक्साइटेड था। हम चारों में सबसे खराब स्कीयर मैं ही था, इसलिए उस कंपटीशन को लेकर मैं ज्यादा खुश नहीं था। मुझे आराम से अकेले स्की करना पसंद था, ना कि किसी से रेस लगाना। मुझे बस बर्फ पर फिसलते हुए आगे बढ़ना और ठंडी हवा को महसूस करना पसंद था। काफी चर्चा के बाद आखिरकार हमारा प्लान फाइनल हो गया। 3 दिन की तैयारी के बाद हम स्कीइंग रिजॉर्ट के लिए निकल पड़े। हमारा सफर बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था। पहाड़ पर ऊपर चढ़ना आसान नहीं था, क्योंकि बर्फबारी हो रही थी और सड़कें सुरक्षित नहीं थी। कार के टायरों को पकड़ बनाने में काफी दिक्कत हो रही थी। मैं केविन को जानता था, हो सकता है उसने नए टायर लगवाने में कंजूसी की हो। ज्यादातर रास्ते हम इधर उधर की बातें करते रहे। जैक बार बार केविन से वेंडिगो और दूसरी नेटिव अमेरिकन लोक कथाओं के बारे में पूछ रहा था। उसे अलग अलग संस्कृतियों और उनकी कहानियों के बारे में जानने का बहुत ज्यादा शौक था। केविन को भी अपनी संस्कृति की अच्छी जानकारी थी। जब भी हम टैबूज और राक्षसों की बात करते, वो थोड़ा असहज हो जाता। फिर भी हमें डराने का मौका वो कभी नहीं छोड़ता था। उसने बताया कि अगर भयंकर बर्फीला तूफान हो या सड़ी गली सी बदबू आए तो समझो वेंडिगो पास ही है। उसने ये भी कहा कि उल्लू अक्सर उनके साथ होते हैं, या कम से कम ये संकेत होते हैं कि वो आसपास हैं। जेक ने पूछा कि क्या वेंडिगो को सींगों के साथ दिखाया जाना सच है। केविन ने कहा कि नेटिव अमेरिकन परंपराओं के मुताबिक ये सही है, हालांकि पॉप कल्चर ने उस तस्वीर को काफी बिगाड़ दिया है। उसने बताया कि अगर कोई इंसान का मांस खा ले तो उस पर वेंडिगो बनने का श्राप लग जाता है। ब्रायन बार बार कह रहा था कि ये टॉपिक बदलो, उसे ये सारी बातें बोरिंग लग रही थी। और अगर मेरी बात करें तो मैं ज्यादातर चुपचाप सुनता ही रहता था। मैं ग्रुप में कभी ज्यादा बोलने वाला नहीं रहा। काफी बातचीत और धीमी और सावधान ड्राइविंग के बाद हम आखिरकार चोटी पर पहुंच गए।
ठंड मेरे विंटर कपड़ों को भी चीर कर अंदर आ रही थी। वो जगह बहुत भव्य थी। उसमें मॉडर्न आर्किटेक्चर यूज हुआ था। कांच, लकड़ी और कंक्रीट, वो सब का मेल था। हम सब एक दूसरे की तरफ उत्साह से देखने लगे। वो किसी लग्जरी रिजॉर्ट जैसा लग रहा था, ऐसी जगह जिसे हम प्रमोशनल ऑफर के बिना कभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और ऊपर से केविन रिजॉर्ट के मालिकों में से एक को जानता था। हमने कार पार्क की और अपना सामान उतारा। स्कीइंग के सामान की वजह से वो थोड़ा भारी था। कुछ हाउसकीपर्स ने हमारा स्वागत किया। उन्होंने सामान चेक किया और ट्रॉली पर रख दिया। केविन रिसेप्शनिस्ट से बात करने लगा और फिर उसने एक कॉल किया। हम सब बाहर के नज़ारों को देखकर दंग रह गए थे। मेन लॉबी से पहाड़ दूर दूर तक फैले दिख रहे थे। जिस पहाड़ पर हम थे वो सबसे छोटा था। नीचे बेस से लेकर ऊपर चोटी तक एक स्की लिफ्ट जा रही थी और लाइन में ज्यादा लोग भी नहीं थे। हमें खुशी थी कि हमने यहां आने का फैसला किया। वो जगह बिल्कुल नई थी, इसलिए उसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। मतलब खातिरदारी बढ़िया होगी और भीड़ भी कम होगी। केविन ने हमें उस रिश्तेदार से मिलवाया जिसकी वो बात कर रहा था। उसने हमें हमारे रूम की चाबियां दे दी। उसने कई एक्टिविटीज और एक छोटे ट्रैक का भी सुझाव दिया। लेकिन क्योंकि अब देर हो चुकी थी, हमने सोचा कि शाम को बस आराम करेंगे और नज़ारों का मजा लेंगे, क्योंकि उस जगह पर खूबसूरत नज़ारों की कमी नहीं थी। अगले दिन हम सब अपना अपना गियर पहनकर बाहर निकल पड़े। ठंड सामान्य से कहीं ज्यादा थी और एक मिड रेंज पहाड़ की चोटी पर होना हालात को और खराब कर रहा था। केविन हमें छोड़कर स्कीइंग प्रतियोगिता के बारे में जानकारी लेने चला गया और मैं, जैक और रायन स्कीइंग का मजा लेने लगे। हमने आपस में कुछ रेस भी लगाई, लेकिन कुछ समय बाद मुझे वो सब बोरिंग लगने लगा। बचपन से ही मुझे स्कीइंग का ज्यादा शौक नहीं था, हालांकि बाकी लोग इसे खूब एंजॉय कर रहे थे। मैं वापस लॉबी में गया, शायद कुछ गर्म पीने के लिए, और रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि मैं और क्या कर सकता हूं। उसने बताया कि अभी समय है तो मैं दूसरे पहाड़ की तरफ एक ट्रैक पर जा सकता हूं। 2 और लोग मुझसे थोड़ी देर पहले ही उस ट्रैक पर गए थे। अकेले ट्रैक पर जाने का आइडिया मुझे अच्छा लगा। मैंने बाकियों को अपना प्लान बताया और जल्दी से अपना रक्सैक लेने चला गया। किस्मत से मेरे पास ट्रैक के लिए जरूरी सारा सामान था। उन्होंने मुझे एक वॉकी टॉकी जैसा रेडियो भी दिया ताकि इमरजेंसी में सिग्नल कर सकूं। जब मैं निकला तब लगभग सुबह के 10 बजे थे। मेरा अनुमान था कि 3 या 4 घंटे में मैं चोटी तक पहुंच जाऊंगा और फिर या तो वहीं रुकूंगा या वापस आ जाऊंगा। उन्होंने बताया कि चोटी पर एक छोटा सा कैबिन है जहां मैं रात गुजार सकता हूं। हालांकि मुझे पता नहीं था कि वो किस हालत में होगा, क्योंकि वहां कोई स्टाफ नहीं रहता था। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा खाना रख लिया और एक छोटा फायर एक्स भी, ताकि अगर आग जलाने की जरूरत पड़ी तो लकड़ी काटने के काम आएगा। मैं वहां रुकूं या नहीं, यह फैसला उन 2 हाइकर्स पर भी निर्भर करता था जो पहले गए थे। मैं स्की लिफ्ट से नीचे उतरा और फिर दूसरे पहाड़ के बेस की तरफ चल पड़ा। रास्ता पेड़ों से भरा हुआ था। उस इलाके में ज्यादा जानवर दिखाई नहीं दे रहे थे। इतनी ऊंचाई पर मेरे फोन का नेटवर्क मुश्किल से काम कर रहा था। ज्यादातर समय सिग्नल गायब हो रहा था। तभी मुझे समझ आया कि रेडियो क्यों दिए गए थे। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, रिजॉर्ट धुंधला होता गया। बर्फ तेज होती जा रही थी। मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा था, वापस लौट जाऊं या आगे बढ़ूं। 2 घंटे बीत चुके थे और मैं अब भी चोटी तक नहीं पहुंचा था। अब मुझे सच में चिंता होने लगी थी। बर्फ बहुत घनी हो चुकी थी। अपने रास्ते के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, शायद मेरी जिद थी। मैं चोटी तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ता रहा। मेरे आसपास सब कुछ मुझे इशारा कर रहा था कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे शिखर तक पहुंचना है। तभी मेरे फोन से कुछ आवाजें आने लगी। वो काफी देर से बज रहा था। ठंड की वजह से मेरे हाथ सुन्न हो चुके थे, इसलिए मुझे कंपन महसूस ही नहीं हुआ। मैंने फोन उठाया और मैं घबरा गया। मेरे दोस्तों की 20 मिस कॉल्स थी। एक मैसेज भी था।
अभी के अभी वापस आओ, भारी बर्फबारी हो रही है। मैंने कॉल करने और मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन अचानक नेटवर्क चला गया। मैं रास्ते में ही रुक गया और हालात को समझने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं एक एवलांच की चपेट में आ गया। जब मेरी आंख खुली तब सूरज ढल चुका था। पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था। ठंडी सर्द हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी और तभी मुझे एहसास हुआ मैं भटक चुका था और बिल्कुल सुनसान जगह में फंस गया था। मेरे हाथ रेडियो की तरफ गए, लेकिन वो गायब था। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं चारों तरफ ढूंढने लगा, वो कहीं नहीं था। मेरे पाउच और बैग दोनों खो चुके थे, जिनमें मेरे ज्यादातर गैजेट्स, औजार और खाना था। मेरे पास सिर्फ बेल्ट से बंधा हुआ एक्स था और एक लाइटर था। मैंने चारों तरफ देखा। ऊपर जाने वाला रास्ता पूरी तरह बर्फ से बंद था। अब सिर्फ जंगल की तरफ जाने का रास्ता बचा था। जैसे ही मैं जमी हुई बर्फ से हटकर आगे बढ़ा, मेरा पैर किसी चीज से टकरा गया। मैंने नीचे देखा और बाईं तरफ का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। वहां एक आदमी की लाश पड़ी थी, बुरी तरह फटी हुई, एकदम शत विशत। उसका धड़ चीर दिया गया था। अंदरूनी अंग और हड्डियां बाहर दिख रही थी। उसके हाथ पैर आसपास बिखरे पड़े थे और उन पर सिर्फ हड्डियां और मांस के थोड़े टुकड़े बचे थे। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन ठंड ने मेरा गला सुखा दिया। मेरी आवाज ही नहीं निकली, सिर्फ अपने दिल की तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने अपना एक्स मजबूती से पकड़ लिया। जिस भी जानवर का सामना उस आदमी ने किया था, कम से कम मैं उसके लिए तैयार रहना चाहता था। ठंड तेजी से शरीर में घुस रही थी। मुझे उस सड़ी गली लाश से दूर जाना था और मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जंगल की तरफ। अब बर्फ और ज्यादा उग्र हो चुकी थी। मुझे पता था कि एक तूफान आने वाला है और मुझे जल्दी से कहीं पनाह ढूंढनी होगी, वरना मैं बच नहीं पाऊंगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मैंने एक तेज गुर्राने की आवाज सुनी। वो आवाज दूर से आ रही थी, लेकिन फिर भी बहुत साफ सुनाई दे रही थी। ऐसी आवाज मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये वही चीज तो नहीं जिससे उस दूसरे आदमी का सामना हुआ था। और उस गुर्राहट के तुरंत बाद उसी दिशा से एक आदमी की चीख सुनाई दी। मैं वहीं का वहीं रुक गया। तभी मुझे याद आया, रिसेप्शनिस्ट ने उन दो लोगों का जिक्र किया था जो मुझसे पहले निकले थे। यह आवाज उन्हीं में से किसी एक की हो सकती थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने अपना एक्स कसकर पकड़ लिया और उन्हीं आवाजों की दिशा में बढ़ने लगा। मेरा दिमाग लगातार कह रहा था, यह बहुत बुरा आइडिया है। फिर भी मैं वहां पहुंचना चाहता था, शायद किसी की मदद कर सकूं। कम से कम मेरे पास एक्स तो था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, तूफान पूरी तरह मुझ पर टूट पड़ा और पेड़ों के बीच मैंने एक उल्लू देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा पीछा कर रहा हो। मैं रास्ते में ही जड़ हो गया। केविन की वेंडिगो वाली सारी कहानियां एक साथ मेरे दिमाग में घूमने लगी। एक एक डरावना विवरण, उल्लू, कटी फटी लाश और यह भयानक तूफान, सब कुछ एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा था। मैं वहीं खड़ा सोचता रहा, क्या मुझे अभी भाग जाना चाहिए या उस बेबस इंसान की मदद करनी चाहिए? लेकिन फैसला करने से पहले ही मुझे जवाब मिल गया। मैंने रास्ते की तरफ देखा और एक लंबा इंसान जैसा साया मेरी तरफ आता दिखा। उसकी बड़ी बड़ी पीली आंखें भूख से मुझे घूर रही थी। मेरे पैर जाम हो चुके थे, उन्हें महसूस करना भी मुश्किल था। दौड़ना तो दूर की बात थी। उसने गहरी गुर्राहट निकाली और हमारी आंखें मिल गई। अब मैं उसे साफ देख पा रहा था। वो कम से कम 8 फीट लंबा था। उसका शरीर लंबा
और बहुत दुबला था। सड़ी गली चमड़ी जिससे सड़ांध उठ रही थी। दांत नुकीले थे, बाहर की ओर निकले हुए थे। लंबी बाहें और तेज नाखून गाढ़े लाल खून से सने हुए थे। फिर उसने एक लंबी चीख निकाली, इतनी तेज कि मेरे कानों में दर्द होने लगा, और इतना ही मेरे लिए काफी था। मैं पलटा और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। मैं तैयार था, या तो पलट कर वार करूं या खुद को बचाऊं। मैंने उसे देख लिया था और मैं जान गया था कि वो क्या है। काफी दूर निकलकर मैं सांस संभालने के लिए रुका। मैं इतनी जोर से हाँफ रहा था कि सीने में दर्द होने लगा था। जब थोड़ा संभला तो चारों तरफ देखा, उसका कोई निशान नहीं था। मेरा दिमाग उधेड़ बुन में फंसा हुआ था। क्या वो सच था या सिर्फ मेरा वहम था? उसका डरावना चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। ऐसा नहीं हो सकता था कि वो असली ना हो। वो बदबू, वो कटी फटी लाश, सब कुछ सच लग रहा था। तूफान और ज्यादा भयंकर हो रहा था। मैं और खड़ा रहकर सोच नहीं सकता था। चांद भी बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा था। यह भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं आया किधर से था। तूफान इतना तेज था कि कुछ फीट से आगे दिख ही नहीं रहा था। मेरी जैकेट अब ठंड रोकने में नाकाम हो चुकी थी। मैं लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, ठंडी हवाओं से जूझ रहा था। आखिरकार मुझे एक गुफा दिखाई दी। मेरे पास अंदर जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, और मैं दुआ कर रहा था कि वहां कोई जानवर ना हो। जो कुछ मैंने देखा था उससे मेरा दिल अब तक संभला नहीं था। मेरे अंदर से आवाज आ रही थी, वापस लौट जा। लेकिन मुझे पता था अगर मैं बाहर रहा तो ठंड में मर जाऊंगा। इसलिए मैंने जोखिम लिया और गुफा के अंदर चला गया। गुफा अजीब तरह से हल्की सी रोशनी में थी। ऐसा लग रहा था कि गुफा और अंदर तक जाती है। जमीन पर लोहे की पटरियां भी थीं। इसका मतलब वो एक पुरानी खदान थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये लाइटें अब तक कैसे चल रही थी। मैं एक बड़े पत्थर से पीठ लगाकर बैठ गया। उस चीज की तस्वीर मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी। मैं सामने की रोशन जगह की तरफ देखने लगा, और तभी मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वहां ढेर सारी हड्डियां और खोपड़ियां जमा थीं, कई अलग अलग जीवों की हड्डियां। मैं तुरंत खड़ा हो गया और छिप गया, क्योंकि मुझे वही जानी पहचानी बदबू महसूस होने लगी थी। वो वेंडिगो था। मैंने पत्थर के पीछे से झांका और वेंडिगो को गुफा में आते देखा। उसके मुंह में कटा हुआ इंसान का हाथ था। उसके हर कदम के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उस हाथ को बेतरतीब ढंग से चबा रहा था और हड्डी को थूक रहा था। अचानक उसने सर उठाया और गहरी सांस लेकर सूंघा। कुछ सेकंड की खामोशी छा गई, और फिर वो झटके से मेरी तरफ देखने लगा। मुझे लगा मेरी आत्मा शरीर से निकल गई हो। उस वेंडिगो ने एक लंबी तीखी चीख निकाली और सीधे उस पत्थर की तरफ झपटा जिसके पीछे मैं छिपा हुआ था। मैंने अपनी एक्स को दूसरी दिशा में फेंक दिया और गुफा से बाहर भागा। मुझे उम्मीद थी कि उस आवाज से उसका ध्यान भटक जाएगा। तूफान काफी देर से चल रहा था। बर्फ घुटनों तक पहुंच चुकी थी। मैं पूरी ताकत से बर्फ से लड़ता हुआ भाग रहा था। तभी मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं गिर पड़ा। दुर्भाग्य से वो एक ढलान थी और मैं नीचे लुढ़कता चला गया। मेरा पूरा शरीर जवाब दे चुका था। आंखों के सामने बस सफेद बर्फ थी। मैं बेबस पड़ा था, इंतजार कर रहा था या तो बर्फ मुझे निगल ले या वेंडिगो। लेकिन कुछ समय के बाद मैंने एक हेलीकॉप्टर को उतरते देखा। उसमें से 2 लोग बाहर आए और मुझे बचा लिया गया। मैंने उन्हें वेंडिगो के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। मैंने कहा कि मुझसे पहले आए 2 लोग मारे जा चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और बोले कि ट्रैक पर तो सिर्फ मैं ही गया था, बाकी सब लोग तो रिजॉर्ट में सुरक्षित हैं। फिर वो मुझे हेलीकॉप्टर के अंदर ले गए।
हेलीकॉप्टर ऊपर उठते समय मैंने को पायलट की आवाज सुनी। हेलुसिनेशन और भ्रम के लक्षण दिख रहे हैं, शायद बर्फ में ज्यादा देर तक फंसा रहा है। मैं अच्छे से जानता था कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि मैं जिंदा था। मुझे नहीं पता कि आप भी मेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं या आप भी उसे मेरा भ्रम बताकर टाल देंगे, लेकिन मैं एक बात अच्छे से जानता हूं, मैं उस वेंडिगो को कभी नहीं भूल सकता। यह घटना उस वक्त की है जब मैं एक मोटरसाइकिल कंपनी में डेप्ट कलेक्टर के तौर पर काम करता था। मुझे एक दूर दराज इलाके में पोस्ट किया गया था, लेकिन इस बार वो जगह एक ऐसा शहर था जहां रोज पर्यटक आते थे। मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठता था और उस शहर तक पहुंचने के लिए करीब 3 घंटे बाइक चलाता था। मेरा रोज का रूटीन हमेशा एक सा ही रहता था। मैं ग्राहकों से मिलता, उनसे पेमेंट कलेक्ट करता, उन्हें ड्यू डेट्स याद दिलाता और फिर जमा किया हुआ पैसा ऑफिस में दे देता। मुझे उस ब्रांच में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि कैशियर अपने पेपर वर्क में हमेशा जरूरत से ज्यादा वक्त लगाता था। इसी वजह से मुझे घर लौटने में देर रात हो जाती थी। देर रात बाइक चलाना वैसे भी किसी को अच्छा नहीं लगता। एक तो कीड़े सीधे चेहरे पर आ टकराते हैं, ऊपर से सामने आने वाली गाड़ियों की बेवजह तेज हेडलाइट्स आंखें चौंधिया देती हैं। एक दिन फिर से मुझे देर हो गई क्योंकि कैशियर किसी दोस्त के साथ बाहर चला गया था और अपना काम अधूरा छोड़ गया था। हमेशा की तरह जब जब वो ऐसा करता था, मुझे उससे नफरत हो जाती थी। आखिरकार जब वो लौटा और काम खत्म किया तो उसने मुझे वो पैसा दिया जो मुझे मेन ऑफिस तक पहुंचाना था। तब तक रात के 9 बज चुके थे। मैं मन ही मन उसे कोसते हुए घर की लंबी ड्राइव पर निकल पड़ा। पूरी तरह अंधेरी घुमावदार सड़क पर चलते हुए अचानक मेरी हेडलाइट झपकने लगी। मैंने धीरे से कहा, अरे यार, अब ये सब नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए रुका, हेडलाइट पर हल्का सा थपथपाया और शुक्र है कि वो झपकना बंद हो गई। मैं फिर से चल पड़ा, लेकिन अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ते हुए मुझे लगा जैसे कोई चीज मेरे ऊपर से झपट कर गुजरी हो। मैंने ऊपर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। जैसे ही मैं एक तीखे मोड़ के पास पहुंचा, वही चीज फिर से नीचे झपटी, मेरे हेलमेट से टकराई और मुझे बाइक से गिरा दिया। उसी पल मेरी बाइक की हेडलाइट भी बंद हो गई। मैं फिसलता हुआ सड़क के किनारे जा गिरा। अंधेरा इतना घना था कि मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उठा, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और एक पेड़ के पीछे बैठकर आंखों का अंधेरे में ढलने का इंतजार करने लगा। चांदनी की वजह से मुझे अपनी मोटरसाइकिल दिखाई देने लगी, लेकिन उससे पहले कि मैं उसकी तरफ बढ़ता, एक बहुत बड़ा पक्षी अचानक उसके पास आकर उतर गया। वो पक्षी बहुत विशाल था, लगभग मेरे जितना बड़ा। वो मेरी बाइक के आसपास उछल कूद करने लगा। मैंने देखा कि मेरा हेलमेट उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था जहां मैं गिरा था। मैं पेड़ के पीछे छिपा रहा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि मैं आखिर देख क्या रहा हूं। कौन सा पक्षी इतना बड़ा होता है और अंधेरे में उड़ता है? वो किसी भी ऐसे पक्षी जैसा नहीं था जिसे मैंने पहले कभी देखा हो। उसका सर टर्की जैसा था और उसके पंख रात जितने काले थे। जैसे जैसे वो मेरे हेलमेट के पास पहुंचा, मैं दंग रह गया। उसने मेरे हेलमेट की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया, न पैरों से न चोंच से, बल्कि उसके पंख के नीचे से निकले किसी इंसानी हाथ जैसे हाथ से। मैं डर के मारे देखता रह गया जब उसने मेरा हेलमेट उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसे किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी, उसने हेलमेट गिरा दिया। गाड़ी के पास पहुंचने से ठीक पहले वो पक्षी उड़कर गायब हो गया। मैंने उसी मौके का फायदा उठाया और दौड़कर अपनी बाइक तक पहुंचा। मैंने बाइक स्टार्ट की और ये देखकर राहत मिली कि लाइट फिर से काम कर रही थी और घबराहट में हेलमेट वहीं छोड़कर मैं घर की तरफ तेजी से निकल पड़ा। मैं बार बार इधर उधर देखता रहा। मुझे डर था
कि कहीं वो पक्षी फिर से मुझ पर झपट ना पड़े। मेन ऑफिस पहुंचकर मैंने डॉर्मेट्री के बाहर खड़े मैनेजर को पैसा सौंप दिया। उसने पूछा कि मैं इतना गंदा क्यों दिख रहा हूं और मेरा हेलमेट कहाँ है। तो मैंने झूठ बोल दिया और कहा कि रास्ते में मेरा हेलमेट गिर गया और खो गया। इसके बाद मैंने मैनेजर से कहा कि मेरी ब्रांच का ऑडिट कराया जाए ताकि कैशियर समय पर काम खत्म करे। मैं हर रात देर से घर जाना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। खुशकिस्मती से मेरा मैनेजर मान गया। उसके बाद से मैं शाम 5 बजे ही निकलने लगा और देर रात की ड्राइव से बच गया। फिर भी मुझे पता था कि मुझे जल्द ये नौकरी छोड़नी होगी। मैं बस यही उम्मीद करता था कि जब तक मैं यहां से निकलूं तब तक वो पक्षी मेरे सामने ना आए। दुर्भाग्य से या शायद सौभाग्य से यह कहानी छोटी है। यह घटना करीब 4 साल पहले हुई थी। गोपनीयता के लिए मैं जगह का नाम साफ साफ नहीं बताऊंगा। बस इतना कहूंगा कि यह लुइसियाना के उत्तरी हिस्से में हुआ था। मैं लगभग पूरी जिंदगी यहीं रहा हूं। इससे पहले जो अजीब अनुभव हुए थे वो तब हुए थे जब मैं छोटा था और टेक्सास में अपने पिता के घर पर रहता था। लेकिन वो कहानी फिर कभी और बताऊंगा। उस वक्त मैं एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता था। मेरा काम वहां से करीब 30-40 मिनट की दूरी पर था। तब मैं शाम की शिफ्ट करता था। काम के बाद मुझे घर की और एक लंबी, ज्यादातर सुनसान सड़क से होकर जाना पड़ता था। वो रास्ता करीब 10 मिनट का था। उसके बाद मैं एक छोटे ग्रामीण सबर्बन इलाके में मुड़ता था और यहीं वो घटना हुई थी। ये बात रात के 11 बजने के थोड़ी देर बाद की है या फिर आधी रात के करीब की। आमतौर पर मैं उसी समय काम से निकलता था। मैं बस ड्राइव कर रहा था और या तो म्यूजिक सुन रहा था या कोई पॉडकास्ट। मुझे ठीक ठीक याद नहीं। मैं काम से बहुत थका हुआ था, आराम से गाड़ी चला रहा था। लेकिन तभी मेरी कार की हेडलाइट ने सड़क के दाईं ओर खड्डे में पड़ी किसी चीज को रोशन किया। मैंने उसे बस कुछ सेकंड्स के लिए देखा, लेकिन कसम से कहता हूं वो फीका सफेद सा प्राणी शायद 6 फीट या उससे भी लंबा जमीन पर फैला हुआ था। वो पेट के बल खड्डे से बाहर रेंग रहा था। मैंने बस उसकी एक झलक देखी थी। कभी कभी मुझे याद आता है कि उसके 6 अंग थे और कभी कभी लगता है कि सिर्फ 4 थे। जैसा मैंने कहा, मेरा ध्यान सड़क पर था। मैं ऐसी किसी चीज की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो जो भी था उसे देखकर मैं बुरी तरह चौंक गया था। मुझे याद है जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा मैंने एक हरकत देखी, मानो वो किसी ड्रेनेज पाइप से बाहर निकला हो और जिस घर के पास से मैं गुजर रहा था उसके आंगन की तरफ बढ़ रहा हो। उसके लंबे पतले ढीले से हाथों में से एक ऊपर उठा। उसने हाथ जमीन पर रखा और खुद को ऊपर की तरफ खींचा। मैं वहां से तेजी से निकल गया और फिर दोबारा देखने की कोशिश की। मैं सोचने लगा कि मैंने अभी क्या देखा। मेरा दिमाग पूछ रहा था क्या वो असली था या मैं बस थका हुआ था और मेरा दिमाग मेरे साथ खेल कर रहा था। जो भी हो, मैं इतना बेवकूफ नहीं था कि गाड़ी घुमाकर देखने लौटता। मैं सीधा घर की तरफ ड्राइव करता रहा, खुद को समझाता रहा कि यह हेडलाइट्स की अजीब परछाइयां होंगी, खड्डे में पड़े पत्थरों पर बनी परछाइयां होंगी। इसके बाद कई दिनों तक मैंने वही चीज दोहराने की कोशिश की, अलग अलग एंगल, अलग अलग तरीके से, लेकिन एक बार भी परछाइयां वैसी नहीं दिखी, उसके आसपास भी नहीं। मैंने आंखों के कोनों से देखने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अगले कुछ दिनों में मैंने अपने सहकर्मियों से पूछा क्या उन्होंने कभी कुछ ऐसा देखा है, लेकिन उन्होंने बात टाल दी और मजाक उड़ाते हुए बोले क्या तुम्हें बिगफुट भी दिखा था। काश मैं कह पाता कि मैंने उसे फिर देखा, लेकिन मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा और सच कहूं मैं खुश हूं। इससे मैं खुद को समझा सकता हूं कि वो कुछ नहीं था, बस मेरी कल्पना थी। लेकिन फिर भी दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा कुछ और ही कहता है। उस रात जो मैंने देखा उसका सबसे अच्छा वर्णन यही है।
वो चीजें जिनके बारे में मैंने सुना है, क्रॉलर्स। यहां तक कि मैंने ऐसे अनुभवों पर बने ऑनलाइन ग्रुप्स भी फॉलो करने शुरू कर दिए। मैंने कुछ लोगों को ये बात बताई है, लेकिन ज्यादातर लोग टाल देते हैं। सच कहूं तो मैं आज भी यही उम्मीद करता हूं कि वो कुछ नहीं था, बस हेडलाइट्स और परछाइयां थी, लेकिन कभी भी पूरी तरह यकीन नहीं होता। और अगर तुम सच में कहीं बाहर हो तो प्लीज मुझे दोबारा कभी मत दिखना। मुझे एंटीक फर्नीचर से बहुत प्यार है। अपने घर में इतिहास का कोई छोटा सा हिस्सा रखना मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो किसी एंटीक स्टोर से मिला हो या सेकंड हैंड दुकान से या ऑनलाइन। कोई खजाना ढूंढना और फिर उसे घर में सही जगह पर सजाना, यह मुझे मजेदार लगता था। जब किसी फर्नीचर की जरूरत नहीं रहती थी या वो जगह के हिसाब से ठीक नहीं बैठता था, तो या तो उसे ऑनलाइन बेच देता था या दान कर देता था। यार्ड सेल्स मुझे बहुत झंझट भरे लगते थे, इसलिए मैंने कभी यार्ड सेल नहीं लगाई। लेकिन अब मैं पुराने फर्नीचर नहीं खरीदता। जो चीजें मेरे पास हैं उन्हें मैं अपने पास ही रखूंगा, लेकिन अब कुछ नया जोड़ने का इरादा नहीं है। खासकर मेरे साथ जब वो हुआ, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक थ्रिफ्ट शॉप से 3 दराजों वाली एक छोटी सी दराजनुमा अलमारी खरीदी थी। वो बहुत पुरानी थी, लेकिन उसकी हालत अच्छी थी। उसमें कुछ खास नहीं था। मुझे लगा ये सीडीज रखने के लिए बढ़िया रहेगी। मैंने उस पर पेंट किया और अपनी सारी सीडीज उसमें रख दी। करीब 3-4 दिन बाद मुझे उस कमरे को लेकर अजीब सा एहसास होने लगा जिसमें वो अलमारी रखी थी। ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। शुरुआत में मुझे नहीं लगा कि इसका उस अलमारी से कोई लेना देना है। ये बस एक एहसास था। मैंने कोई अजीब आवाज नहीं सुनी थी, ना ही हवा में तैरती चीजें देखी थी। बस मुझे ये लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मुझे शायद तब समझ आया कि इसका संबंध उसी अलमारी से है जब मुझे उस कमरे में सोफे पर सोना पड़ा। मैं लेटा और लाइट बंद कर दी और अंधेरे में एक अजीब सा डर मुझ पर हावी हो गया। उस डर का कोई तर्क नहीं था। मैं पहले भी कई बार उस सोफे पर सो चुका था, तो उस रात डर क्यों लग रहा था मुझे समझ नहीं आया। तभी मैंने हल्की सी रोशनी में चारों तरफ देखा और समझ आया कि उस कमरे में वही अलमारी थी जो नई थी। उस रात मुझे भयानक सपने आए। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा। अगली सुबह उठा तो पूरी तरह टूट चुका था। काफी समय में ये मेरी सबसे खराब नींद थी। ऑफिस में जब लोगों ने पूछा कि मैं इतना थका हुआ क्यों लग रहा हूं, तो मैंने मजाक में कहा कि मेरे पास एक भूतिया अलमारी है जिसने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। बेशक मैं मजाक कर रहा था, फिर भी उस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे उस अलमारी का असली इतिहास बिल्कुल नहीं पता था। वो बस एक सेकंड हैंड दुकान से खरीदी गई चीज थी। तो मैं अपने घर में क्या ले आया था? कुछ समय तक मैंने उसे रखे रखा। मैंने मान लिया कि उसका अपना एक इतिहास होगा। कई सालों और कई जगहों से गुजरकर वो मेरे घर पहुंची थी, लेकिन इसके अलावा वो बस एक लकड़ी का टुकड़ा ही तो थी। अगर वो भूतिया भी होती तो मुझे डरना नहीं चाहिए था। उसके बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा और कोई और परेशानी नहीं हुई। मैंने ये कहानी परिवार और दोस्तों को मजाक में सुनाई। हालांकि अंदर ही अंदर मुझे लगता था कि इसमें कुछ सच्चाई है। आखिरकार मैंने वो अलमारी अपने एक रिश्तेदार को दे दी। उन्हें पूरी कहानी बताने के बाद मेरी जानकारी में उन्हें भी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इस अनुभव ने पुराने फर्नीचर के लिए मेरी चाह खत्म कर दी है। जैसा मैंने कहा, जो चीजें मेरे पास हैं उन्हें रखूंगा, लेकिन अब जोखिम नहीं लूंगा किसी ऐसी चीज को घर लाने का जिसका इतिहास मुझे ना पता हो। यह बस मेरी सोच है, हो सकता है सब ठीक ही हो। लेकिन अगर आप कोई पुरानी चीज खरीदना चाहते हैं जिसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो शायद एक बार फिर से सोच लेना बेहतर होगा। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगी हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रही है
ये कहानियां भी आपको बहुत डरावनी लगेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।